Hello learners, welcome to my channel. This channel is truly dedicated to psychology learners, especially for IGNOU students, and you will get so many videos of BA PCH course on this channel, so please do check it out. And if you want to join my private classes, then please do contact on my mail. It is given in the pinned comment. And if you will join the classes, then you will get one-to-one mentoring, plus your practical preparation, plus short assignments, and many more, like free test papers and weekly test and so on, like full preparation of your exams, because IGNOU exams are really tough and their evaluation is really tough. So I'll suggest you to join my private classes. Until then, enjoy these free sessions. Thank you so much. So in this video, we are going to discuss this important topic of PPCC 106 from Unit 1. Okay, so this video will be a third part of this unit, and check out my channel and you will see BPCC 110 playlist, and you will get part 1 and part 2 there. Okay, so let's study this topic, and then this kind of question you will get in your exam, like discuss the non-Western traditions in psychology. So here we have two important questions from this unit, जिसके chances हैं बहुत ज़्यादा आने के. अभी तक के जितने भी previous year question papers हमने देखे हैं, तो उसमें ये दो questions जो हैं काफ़ी frequently आए हैं. तो जैसे कि ये क्वेश्चन है फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट, तो इसका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल थॉट. ठीक है, तो ये फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, ये ऑलरेडी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुकी हूँ, इवन इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था. ठीक है, नाउ दिस वीडियो विल बी ऑफ non-Western traditions in psychology. So okay, so without any further ado, let's just start this topic. So non-Western traditions in psychology, तो non-Western से आप समझो कि they are talking about the countries or they are talking about the cultures, but mostly जब भी culture की बात आती है तो specifically countries को समझा जाता है, कि जैसे कि Indian culture एक अलग है, तो what is India? India is a country, right? ऐसे ही अगर कोई दूसरी कंट्रीज हैं तो वो वेस्ट में आ रही हैं, राइट, तो वो वेस्टर्न कल्चर हो गया. ठीक है, तो ये है हमारा नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस इन साइकोलॉजी. तो अगर आपने अभी तक जितनी भी साइकोलॉजी देखी है, मॉडर्न साइकोलॉजी जितनी भी आपने पढ़ी है, तो आपको इतना तो पता होगा कि यहाँ से बहुत सारे जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, उसका कहीं ना कहीं फिलोसफिकल डिस्कोर्स जो है वो आया है वेस्ट से. आपने देखा होगा अभी तक कि अभी तक जितने भी लोगों की आपने बातें पढ़ी हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, तो वो मोस्टली जो थे वेस्टर्न थिंकर्स या वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है, इंडियन थिंकर्स या नॉन वेस्टर्न थिंकर्स बहुत कम है अभी तक जितने हमने पढ़े हैं, बट हाँ हैं कुछ. तो आज हम इन्हीं लोगों के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं. सो इन सम नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, थिंकर्स एंड सेजेस कौन होते हैं? वेरी वाइज पर्सन्स, जिनको काफ़ी नॉलेज हो चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं कि नेचर क्या है ह्यूमन बीइंग्स का. ठीक है, उनका रिलेशन क्या है दुनिया से, मीनिंग क्या है उनकी लाइफ का, उनकी नॉलेज का नेचर कैसा है. आपने अभी तक साइकोलॉजी जितनी पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में लगी हुई है, बिकॉज हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन नेचर, राइट. सो वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट में क्या माना जाता है कि reflections on psychological issues were linked to various aspects of life, and in non-Western philosophical and religious discourses too, reflections on human psychology was a part of broader scholarship related to various aspects of human life and society. तो ये जो हमारी जिंदगियों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन्हीं पे बात करते हैं. वेस्टर्न थिंकर्स हैं चाहे नॉन वेस्टर्न थिंकर्स हैं, बट एक स्पेसिफिक जो एक डिफरेंस जो आता है नॉन वेस्टर्न और वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंदर, वो ये आता है कि हम जो है लाइक जो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स जो हैं, वो बात करते हैं एक तो आपका सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों पे, राइट, और हम बात करते हैं कलेक्टिविस्ट कल्चर की. ये जो एक पॉइंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो आपकी इस टॉपिक में गिवन नहीं है, बट इंडियन कल्चर जो है या नॉन वेस्टर्न कल्चर जो है वो बात करता है कलेक्टिविस्ट सोसाइटी की, और जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो बात करते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की. इसका मतलब क्या होता है? कलेक्टिविस्ट सोसाइटी जो है वो मेनली फोकस करती है ऐसे इंडिविजुअल्स को इस तरीके से उनको रेज अप करना कि वो
अपने बारे में सोचें, बट अपने बारे में सोचने के साथ साथ अपने कल्चर, अपने सोसाइटी के बारे में भी सोचें, राइट। बट इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी जो है वो किस तरीके की होती है, वो सिर्फ ये इस बात पे फोकस करती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए मेहनत करनी है, हमें दूसरों से इतना ज़्यादा, अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। अभी ये चीज़ें हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को वहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है। So it will be important to note that discussion of human nature in non-Western religious and philosophical systems reflect some fundamental values. जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हम इंडियन जो कल्चर है या नॉन वेस्टर्न जो कल्चर है, यहाँ पे हम रिलीजियस एस्पेक्ट में ज़्यादा बात करते हैं, और ये जो रिलीजियस एस्पेक्ट है या जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है, यही हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ को बनाता है। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस तरीके की रिलीजियस वैल्यू पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ओके। और उनके जो फिलोसफिकल थॉट्स हैं या उनके जो रिलीजियस थॉट्स हैं वो भी हमसे काफ़ी अलग हैं, ओके। देन अब बात करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो एक इंडिया जो है वो एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, ठीक है। एंड देन अब बात करते हैं चाइना की। चाइना इज अगेन, चाइना जो है वो भी एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, नॉन वेस्टर्न कल्चर है उनका, और उनके भी अपने थॉट्स हैं जो ह्यूमन नेचर पे और ह्यूमन नॉलेज पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया क्या है, इंडिया एक बर्थ प्लेस है बहुत सारे रिलीजन्स का। जैसे आपको भी पता होगा ये बात कि इंडिया ने ही जन्म दिया है काफ़ी सारे रिलीजन्स को, जैसे कि हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब इंडिया में ही बने हैं। ये सब जो रिलीजन्स हैं ये इंडिया में ही इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। So like every religion, the founders and sages of the religions that have originated in Indian subcontinent have developed a system of philosophical thoughts to guide the life and conduct of human code. जैसे हम कहते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारी कुछ वैल्यूज हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, तो ये होते हैं फिलोसफिकल थॉट्स। तो हर रिलीजन में अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट है कि इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को गुजारना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन विच इज़ हिंदुइज्म। तो इस पे ही बात करते हैं। जैसे कि हर रिलीजन में एक अपनी सेक्रेट बुक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदुइज्म में एक उनकी सेक्रेट बुक है, अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ थॉट टू गाइड द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉलोअर्स। जो भी उस बुक को फॉलो करते हैं उनको अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, कैसे अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन इन दैट सेक्रेट बुक, तो उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ को पूरा यू नो पूरा उसी तरीके से चलना है, ठीक है। So there are multiple religious and philosophical resources that the followers of Hinduism draw on to conduct their lives. तो सबसे पहला क्या है, वेदास। तो वेदास जो है वो क्या है, बुक ऑफ नॉलेज है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिसोर्स माना जाता है हिंदुइज्म में, ठीक है। तो वेदास में बेसिकली है क्या, एक तो ये बुक ऑफ नॉलेज है, ये तो हमें पता है, बट वेदास में क्या क्या है, वेदास में लेसन्स हैं कि आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कंडक्ट करना है और किस तरीके से गुजारना है। वहाँ पर हाइम्स हैं, वहाँ पर पोइट्रीज़ हैं, वहाँ पर प्रोज हैं, दैट वर कंपाइल्ड फ्रॉम ओरल रिसाइटेशंस। जो सेजेस होते थे वो ओरली ये सारी चीज़ें रिसाइट करते थे, फिर उसको सबको एक जगह पे लिख लिया जाता था और वो इवेंचुअली हमारे पास वेद के फॉर्म में, वेदास के फॉर्म में हमारे पास आ जाते थे। अब आपने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी होगी कभी संस्कृत में, आपके घर में भी ये चीज़ बताई गई होगी कि हमारे पास 4 वेदास होते हैं, 4 वेद होते हैं, जिसमें से जो ऋग्वेदा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये मोस्ट फेमस लिटरेरी कलेक्शन है ऑफ प्रेजिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग चीज़ों की तारीफ़ें हैं उसमें, ठीक है, जैसे कि सन की, मून की, विंड की, डॉन की, एंड आपका फायर की, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वहाँ पर क्या है, तारीफ़ें हैं, ठीक है। और एक चीज़ है वेद से अलग जो कि है उपनिषद्स। उपनिषद्स में क्या है, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, द कलेक्टेड विजडम ऑफ हिंदू स्कॉलर्स इन विच अ पर्सन रिलेशन इन द यूनिवर्स हैव बीन डिस्कस्ड। क्या डिस्कस्ड है यहाँ पर कि एक जो ह्यूमन है, जो एक इंडिविजुअल है, उसका रिलेशन क्या है यूनिवर्स से, आपके पूरे ब्रह्मांड से, आपके पूरे यूनिवर्स से, ठीक है। और क्या रिफ्लेक्ट करता है उपनिषद्स, द डिस्टिंक्ट थीम ऑफ इंडियन फिलोसफी। क्योंकि आपने पता होगा ये चीज़ कि फिलोसफी से ही आपका, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक पे तो आपको पता है कि फिलोसफी से जन्म हुआ है आपका साइकोलॉजी का। तो इंडियन साइकोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं या हम नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इंडियन फिलोसफी की भी बात करेंगे, ठीक है ना। एक वर्ड है यहाँ पे स्पेक्टिसिज्म।
of sensory knowledge and intellect is the dominant theme. Now what is skepticism? Skepticism क्या है? एक तरीके का, just a second, let me just write it here. ये होता है एक questionable attitude, questioning attitude you can say. क्वेश्चनिंग एटीट्यूड कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जस्ट आपने देखी है एंड यू जस्ट बिलीव इट, यहाँ पे आप उस चीज़ को क्वेश्चन करते हो कि ये चीज़ जो है वो क्यों है, ठीक है। तो सेंसरी नॉलेज मतलब सेंस बेस्ड नॉलेज, जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी है, तो उस पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज़ है तो क्यों है। तो ये कैसे आएगी? जब हमारे अंदर इंटेलेक्ट होगा, व्हेन वी यूज आर इंटेलेक्ट। तो ये एक डोमिनेंट थीम है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज सर्च ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली जो है वो हम इंडियन कल्चर्स में ही इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। सेल्फ कंट्रोल, यूनिटी एंड यूनिवर्सल नॉलेज। अब वेस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, in which the person is neither viewed as mind or body or both, but as an impersonal, neutral and pervading reality. But what non-western thinkers said कि यहाँ पे हम बात करते हैं in the search of self control, unity and universal knowledge, but इस तरीके की कोई बात western philosophical system में नहीं होती है। तो सेल्फ कंट्रोल क्या है, अभी हम आगे बात करेंगे इस चीज़ की। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है कि हम अपने डिज़ायर्स को एलिमिनेट कर सकें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो हमारी इच्छा हो रही है, ठीक है, हमको उसको पूरा करना ही है। और अगर हम इस चीज़ को, अपने मन को काबू पा ले रहे हैं मन पे, तो दिस इज़ योर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा कि आपके जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, और सब कुछ जो है वो हमें इसी तरीके से रेज अप किया जाता है ना घरों में। तो ये होता है एंड एस्केटिक लिविंग। एस्केटिक लिविंग का मतलब यही होता है कि you are not allowing yourself for physical pleasure because of the religious values. तो ये होता है आपका ascetic living, so that one can escape from individualism and get reabsorbed into the whole unity of being the supreme reality. मतलब अपने ऊपर से फोकस हटा के आपको सुप्रीम रियलिटी पे फोकस करना है। However, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी होती है, वेस्टर्न साइकोलॉजी या वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट जो है वो इंडिविजुअलिज्म पे ही बात करता है कि यहाँ पे बस आपको अपने आप को ग्रो करना है, आपको ये रिलीजियस एस्पेक्ट और इतनी सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, person according to the Upanishads is not a unique individual but as an atman which is a part of Brahman, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी आपको, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल जो है एक यूनिक इंडिविजुअल नहीं है, एक आत्मन है जो कि एक पूरी ब्राह्मण का, पूरे यूनिवर्स का, जो कि एक सुप्रीम रियलिटी है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। एंड वन कैन नोटिस द गोल एक्सप्रेस्ड इन द उपनिषद्स आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू द बेसिक गोल्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। यही हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी के गोल्स थे इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलप करना, बट उससे अपोजिट है कि हम कलेक्टिविस्ट पर्सनालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वेस्टर्न साइकोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करती है, किस चीज़ को, है ना, द इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस एंटिटी। मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है हम जैसे सोचते हैं कि हमारा कल्चर हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है, हमारा रिलीजन हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता, हमारी कम्युनिटी हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। बट यहाँ पे वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी आर ऑटोनॉमस एंटिटी, हम अपने हिसाब से अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, एंड जो पर्सन है वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने गोल्स के लिए और अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए और अपनी यूनिकनेस को डेवलप करने के लिए पूरी मेहनत करता है। ओके, In the Upanishads, on the other hand, the person should realize the essential connection with the Brahman and work for harmony with undermining individuality. यही चीज़ मैंने भी बताई ना कि इंडिविजुअलिटी पे फोकस ना करके सुप्रीम रियलिटी पे फोकस करना है, ठीक है। देन दिस वाज द हिंदुइज्म रिलीजन जो बताता है हमें इस तरीके। तो ये क्या है, ये हमारा नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी है, ठीक है। देन बात करते हैं बुद्धिज़्म की। अब बुद्धिज़्म को अगर काफ़ी डिटेल में आप लोग जब जब मास्टर्स में आएंगे या कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम देंगे साइकोलॉजी का, तो वहाँ पे यू विल स्टडी कि बुद्धिज़्म के अंदर कितने ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। पहले कुछ और बातें मानी जाती थी, फिर उसके बाद कुछ और बातें मानने लगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। हाउएवर ये अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो अभी हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं। सो इन कंट्रास्ट टू द हिंदू फिलोसफी,
बुद्धा जिसका मतलब होता है इनलाइटेड पर्सन। इनलाइटेड पर्सन का क्या मतलब होता है कि शोइंग और अंडरस्टैंडिंग, एक्टिंग इन अ बेसिकली पॉजिटिव वे, जो कि ओल्ड फैशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म रिजेक्टेड द नोशन ऑफ माइंड एंड सोल एंड टर्मिंग देम एज एन इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन नीड। तो उन्होंने ये देखो क्या बात बोल दी कि ये जो माइंड की आप बात कर रहे हो, ये जो सोल की आप बात कर रहे हो, ये सब हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और ये सब जो टर्म्स हैं ये सब ह्यूमन नीड्स के ह्यूमन नीड के इन्वेंशंस हैं। ठीक है। Unlike some Western psychology that poses that an individual has a free will to decide one faiths, Buddha argued that human beings were governed by the determinism of habit, heredity and environmental events। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है फ्री विल का, कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये फ्री विल वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा होगा, काफ़ी सारी थ्योरीज में भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया गया है कि हर इंसान के पास अपना फ्री विल है कि अपनी किस्मत वो खुद से डिसाइड कर सके। बट व्हाट बुद्धा सेड, वो कहते हैं कि डिटर्मिनिज्म है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो गवर्नड होते हैं डिटर्मिनिज्म ऑफ हैबिट, कि उनकी आदतें कैसी हैं, उनके जीन्स कैसे हैं, उनके इन्वायरमेंट कैसे हैं, उस तरीके से ह्यूमन नेचर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है। Then they perceive the unity of personality according to Buddha arises due to our memory and habits। किस तरीके से पर्सनालिटी को परसीव किया जा रहा है कि उसकी मेमोरी और उसकी हैबिट्स को देख के। ठीक है, ये कहा था बुद्धा ने। ओके। द इंडिविजुअल पर्सनालिटी डजंट एग्जिस्ट आफ्टर डेथ। अगेन ये बुद्धिज्म में ये चीज़ मानी जाती है कि कोई भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी मरने के बाद एग्जिस्ट नहीं करती। Like empiricism, Buddha also thought that the sensory inputs were only source of knowledge। Empiristic perspective पढ़ा होगा अगर, तो empiricist perspective क्या कहता है कि जो भी सेंसरी बेस्ड नॉलेज है, मतलब जो भी हमने अपने सेंसेस से जो भी हमें नॉलेज मिली है वही वैलिड है, वही साइंटिफिक है। तो सिमिलरली बुद्धा भी इस चीज़ को मानते थे। ठीक है, वो एम्पिरिस्टिक पर्सपेक्टिव पे चलते थे। However, according to Buddhism, the study of psychological individualism is futile, and as a separate beings are merely just passing manifestation of little worth। He emphasized ascetic self-discipline। ascetic self-discipline के बारे में भी हमने ऊपर बात करी थी, वही again self control, कि a person can eliminate their pleasures, right, because of the religion। ठीक है, and training to attain happiness in face of annihilation of individual consciousness, and also encouraged us to participate in the experience of spirit which lies at our essence। spirit का मतलब होता है thoughts and feelings, not the body। तो thoughts and feelings को ज़्यादा encourage करना है। ओके, जो कि हमारी एक क्वालिटी है। ठीक है। yes, so next we have another religion which is Jainism। तो जैनिज्म जिसको हम जैन धर्म भी बोलते हैं, तो इनके जो आइडियाज़ हैं और जो भी फिलोसफिकल थॉट्स हैं ये आए हैं थ्रू द सक्सेशन ऑफ 24 लीडर्स, जिनको हम तीर्थंकर्स भी कहते हैं। और तीर्थंकर्स का मतलब होता है स्पिरिचुअल लीडर्स। ठीक है, तो 24 लीडर्स थे, जिसमें से 24th जो लीडर थे वो थे आपके लॉर्ड महावीर। ओके। सो जैनिज्म जो माना जाता है एक एटर्नल धर्म माना जाता है। एटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, एवर लॉन्ग लास्टिंग धर्म। ठीक है, तो ये एवर लास्टिंग धर्म था एंड इसको ऐसा कंसिडर किया जाता है। एंड जो तीर्थंकर्स थे, जो कि स्पिरिचुअल लीडर्स थे, वो हमेशा से क्या करते थे, गाइड करते थे। ओके। एंड देन जैनिज्म जो है वो डिफ़र करता है हिंदुज़म से। हिंदुज़म कल्चर जो है वो अलग है, जैनिज्म जो रिलीजन है वो अलग है। इनका जो है ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशंस में काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है। ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, राइट, एंड देन आपका रियलिटी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशंस में आते हैं। जो हिंदुज़म है वो बिलीव करते हैं एटर्नल अनचेंजिंग आत्मन। जो अभी हमने हिंदुज़म ऊपर पढ़ा था, वहाँ पे आपने पढ़ा था ना कि ऐसे कोई एंड नहीं है बेसिकली। जो ह्यूमन है वो आत्मन की तरह हमेशा रहने वाले हैं। और जो बुद्धिज़्म है वो ये मानते हैं कि अनंत, नो इटर्नल सोल और सेल्फ। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वो कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा सेल्फ नहीं है, कोई ऐसा सोल नहीं है जो हमेशा रहेगा। बट जो हिंदुज़्म है ये वो यही मानते हैं कि अनचेंजिंग आत्मन है। ठीक है। एंड देन जैनिज्म क्या कहते हैं कि
हम बन सकते हैं एटर्नल, हम एटर्नल बनने के लिए हमको अपना जो सेल्फ है उसको चेंज करते रहना चाहिए। ओके, देन देर आर थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। क्या क्या तीन प्रिंसिपल्स हैं? एक तो है आपका अहिंसा, अनिक्तवदा एंड अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, एंड अनेकांतवदा का मतलब होता है मेनी साइडेडनेस, अनेकांत, जैसे आपने हिंदी में ये वर्ड्स पढ़े होंगे, अनेक, अनेक, अनेकांत। तो अनेक का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी साइडेड। एंड देन अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट। तो ये तीन प्रिंसिपल्स पे जो है वो जैनिज्म वर्क करता है। तो जो लास्ट के दो प्रिंसिपल्स हैं विच इज़ अनेकत्वदा एंड अपरिग्रह, ये आज भी कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिकल इश्यूज में इसको, इसके काफ़ी सारे इम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि अनेकत्वदा का मतलब क्या होता है कि जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, अनेक डायमेंशंस, गेटिंग माई पॉइंट, मेनी डायमेंशंस। और किसी भी एक ट्रूथ का जो एक्सपीरियंस है वो हम किसी एक एस्पेक्ट से या एक डायमेंशन से हम उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते। सो वी हैव सेवरल डायमेंशंस ऑफ द रियलिटी। ओके, एंड आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी इज रिलेटिव एंड पार्शियल। इवन इन कंटेम्प्रेरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिलोसफी, रिसर्च फाइंडिंग सपोर्ट दिस व्यू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, कि हम किसी एक डायमेंशन से रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वी नीड सेवरल डायमेंशंस टू एक्सप्रेस द, टू एक्सप्लेन द रियलिटी। ओके, देन और क्या जैनिज्म कहते हैं? जैनिज्म कहते हैं कि देर आर थ्री सोर्सेज ऑफ ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज के कितने सोर्सेज हैं? थ्री सोर्सेज, परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी। परसेप्शन क्या है? प्रत्यक्ष। इन्फरेंस क्या है? अनुमान। एंड देन टेस्टिमनी क्या है? शब्द। सो अपरिग्रह जो कि नॉन अटैचमेंट, आपने अभी ऊपर देखा नॉन अटैचमेंट जो कि एक प्रिंसिपल है जैनिज्म का, तो ये कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है तो इससे हमें अटैच नहीं होना है। हमें जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, तो हमें इनसे अटैच नहीं होना है। ये हमारे सोल को डैमेज करेगा। ठीक है, जो फोकस है, मेन जो एम्फोसिस है वो ये है कि हमको हमेशा मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच रहना है, नॉन अटैचमेंट। ओके, इन दिस रिस्पेक्ट जेनिज्म टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। ठीक है, वेस्टर्न साइकोलॉजी इन्हीं थॉट्स के बेसिस पे जो है वो इन्हीं थॉट्स के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं। जबकि वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या कहता है कि आप तो सिर्फ अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करो, और इसी से आपकी वेलबींग जो है वो इनहेंस होगी, इसी से आप अपनी वेलबींग को अटेन कर सकते हैं। ओके, बट व्हाट नॉन वेस्टर्न थिंकर्स या जेनिज्म सेड, जो जेनिज्म धर्म है वो क्या यही कहता है ना कि मटेरियल वर्ल्ड से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना है, आपको अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना है। तो ये एक जो बेसिक, जो फंडामेंटल जो वैल्यू है वो हर धर्म में आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो दैट्स इट। इतना काफ़ी होता है आपके आंसर राइटिंग के लिए। जितना ज़्यादा थ्योरी में आप लोग जाएंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट लीव इट और यू कैन रीड इट। ये इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। देन वी विल टॉक अबाउट द चाइनीज़ कल्चर या चाइना कल्चर। ठीक है, तो चाइना ये भी एक अगेन नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है। तो एक बुक थी जिसको लिखा गया था 1120 BCE में। तो उस बुक का नाम था द बुक ऑफ चेंज। चाइनीज में इसको ऐसे बोलते हैं, बट उस बुक का नाम था द बुक ऑफ चेंज। किसको एट्रीब्यूट करी जाती है? वेन वांग को। वेन वांग एक चाइनीज एम्पेयर थे। ठीक है, ये एक जो बुक है ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइनीज लिटरेचर है, जो किस पे बात करी गई थी? मेटाफिजिक्स पे। ठीक है, मेटाफिजिक्स के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, देन कॉन्फ्यूशियस जो थे वो एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या बोला था कि ये बुक उनके लिए मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, वो उनको ये बुक लगी थी, और उन्होंने इस बुक के रिगार्डिंग ये बोला था कि मुझे 50 साल और जीना है ताकि मैं इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ। ठीक है, तो ये जो बुक ऑफ चेंज है क्या हाईलाइट करती है? इट हाईलाइट्स द वेगनेस ऑफ द थियोलॉजी एंड रिलेटिविटी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। तो ये क्या कहती है कि आप बिल्कुल अगर सच की खोज में हैं, आप एब्सोल्यूट ट्रुथ की खोज में है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की खोज में है, तो ये सब इनआर्ग्यूबल है, इनडिफेंसिबल है, यूजलेस है। आप इतना ज़्यादा जितना इन डेप्थ में जाओगे तो वो आपके लिए बहुत परेशानी वाला एक रीज़न बन जाएगा। इंस्टेड वो क्या प्रमोट करती थी कि इन सारी चीज़ों से बेटर है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज को डेवलप करने पे फोकस करें। ठीक है, देन लाउट्स जो कि एक अगेन एक ग्रेटेस्ट फिलोसोफर हैं प्री कॉन्फ्यूशियस एरा के। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी टाओ टे चिंग, जिसका मतलब है बुक ऑफ द वेज एंड वर्च्यूज, जो कि क्या है? मेन बेसिस है टाओइस्ट फिलोसफी का।
तो टाओइस्ट फिलोसफी किस चीज़ को एनकरेज करती है कि वी शुड लिव इन हारमनी विद द नेचुरल ऑर्डर। नेचुरली जितनी भी चीज़ें हैं आपको उसी में आराम से विद द पीस आपको रहना है, और ये इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज और इन सारी चीज़ों की खोज में आपको नहीं रहना है। तो वो ये कहते थे इस चीज़ पे मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो नेचुरल जो कुछ भी है, नेचुरल ऑर्डर में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, हमको उसी पे आराम से पीस में रहना चाहिए। ठीक है। Then Confucius, the greatest Chinese philosopher, did not deny the existence of God. Did not deny the existence of God का मतलब यही है कि वो गॉड में मानते थे। ठीक है, मतलब वो क्या थे, एग्नोस्टिक थे। एग्नोस्टिक का मतलब ही यही होता है कि जो गॉड में बिलीव करते हों। His philosophy, known as Confucianism, consists of an array of practical teaching. जैसे आपने ऊपर भी बात करी ना, ये लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला था कि प्रैक्टिकल टीचिंग्स होनी चाहिए जिसमें मोरालिटी का डेवलपमेंट हो रहा हो और जो भी है कंडक्टिंग पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट हो रहा हो। और इनका मानना इस चीज़ में ये था कि एक आइडियल पर्सन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी के लिए, और वो किस तरीके का होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस होना चाहिए एंड थॉटफुल होना चाहिए। फॉर हिम द फैमिली इज इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिविस्ट कल्चर। ठीक है। और जबकि जो कि वेस्टर्न थिंकर्स थे उनका किस चीज़ पे फोकस था, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर पे, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। His philosophy was conservative as he thought preserving in the unity of life is more important than pursuing individual goals of life. तो individual goals in life कौन इस चीज़ पे बात करता है, you know this very well, आपका वेस्टर्न साइकोलॉजी इस चीज़ पे, या वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो दैट्स इट, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, इतना ही आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, एंड देन दैट्स इट। 300 वर्ड्स का आंसर लिख के आना होता है, तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये सारी चीज़ें लिख के आनी है, जितना याद है उतना लिख के आना है। ठीक है, आई होप you like this video, so please like the session and comment, and please share the video and please subscribe the channel. Thank you so much.